दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी कार्ट में। आज की कहानी का शीर्षक है गौरी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी कार्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी गौरी। शाम को गोधूली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवा कर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वह पास ही पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस तरह बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। अच्छा, नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहकर राधा कृष्ण कुंती के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। वह न होती और अगर वह न होती तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार इधर उधर घूमना न पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके पिता को उसकी विवाह के लिए इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी, न करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन सिवा विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी, वह जो पुणे के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, बाबू राधा कृष्ण के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एकमात्र संतान थी। उसका विवाह वे योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही उसका बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसके पास उसके उचित अनुचित सारे हठ पूरे हुआ करते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई नहीं हटा सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या? विवाह करना है तो कर दें, किसी के साथ भी वह हर हाल में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा उसकी जबान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही नहीं मिलता, कुंती स्वयं को जैसे अपराधीन महसूस कर रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहां धरा ही क्या है? चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, न करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूँ, कह राधा कृष्ण फिर से चाय पीने लगे।
कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझाकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण ने कहा, समझाकर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती बोली, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रंग रूप बहुत खराब है, फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, रंग रूप नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। उम्र भी अधिक है, 35-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए वह विवाह करना चाहते हैं, वरना वे शायद कभी न करते। उनकी यह दूसरी शादी होगी। उनकी उमंगें, उत्साह सब कुछ ठंडा पड़ चुका है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं। मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। वे साफ साफ कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे ऐसे ही कहते हैं। राधा कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, यह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ नहीं हो सकता। उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। उसका खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह नेता बनकर व्याख्यान तो दे सकता है, पर दूल्हा बनकर आने लायक नहीं है। 30 रुपए कुल उसकी तनख्वाह है। कांग्रेस के दफ्तर में वे सेक्रेटरी हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। फिर कब जेल चले जाएं कुछ पता नहीं है। कुंती बोली, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण ने कहा, बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात तो यह है। कुंती बोली, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण ने कहा, क्या कह देता, उन्हें बुला लाया हूँ, अगले इतवार को आएंगे। आने के लिए भी वे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना जाऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। जब मैंने समझाकर कहा कि आप लड़की देखेंगे तो लड़की और लड़की की माँ भी तो आपको देखेगी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उनके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए थे। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह दिया है कि किसी बाहर वाले को कुछ भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त ही रखी गई। घर के भीतर आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है और एक गिलास में आंगन के ही कुछ गुलाब तोड़ करके गुलदस्ते का स्वरूप दे दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न हंसमुख आकर इस घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से चिर परिचित हो। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास आया। उनके पैरों के बीच में आकर खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे ना कि माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है, बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो, यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। और इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। वह जाने किस ख्याल में थी। छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा,
हृष्ट पृष्ठ छोटा सा सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उनकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा। छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली आई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई तो उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह से पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठाया, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के पास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर नहीं कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से पूछा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, ठीक है ना? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर बोला, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत एक माँ की है। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ, कल जेल में, मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह, कहकर वे स्वयं ही हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अच्छा मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर से गौरी से लिपट गए। झूठ ही सही, यदि राधा कृष्ण एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर से सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर से जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही। क्या कहारिन इन बच्चों की देखभाल ठीक से कर सकेगी? उन्हें बच्चों की बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख तय करने के लिए लिखकर भेजा। इधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए शादी नहीं कर सकती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम को यह समझते देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल एक बहाना है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिनों के बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल।
लेने देने का झगड़ा यहाँ भी नहीं था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते ही क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मन्यता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर से शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में यह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है और बेटी दामाद दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं। किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बात। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। फिर वह सोचती, ओह दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लें शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती। छोटे बच्चे की वो तोतली जबान याद आ जाती। साथ ही साथ याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर लिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर भी उन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी ना मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद नहीं करते थे। तभी तो दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में भी जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं और ये दुम हिलाते हुए निंदनीय से निंदनीय कर्म करने पर भी किंचित लजाते नहीं। घृणा से गौरी का जी भर गया, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। वह दिन रात एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सर पर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। कहीं लाठीचार्ज, कहीं 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे फिक्र थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती, कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी। गौरी बोली, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तो तुम भी जानती हो। उनके पिता को राजद्रोह के लिए मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं है। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे बहुत कुछ कष्ट ना होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। अपनी सजा पूरी करके सीताराम घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी न देखा था।
उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते। सवेरे सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने किस हालत में हो, वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कहानी